हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट, क्योंकि जब तक कि आप प्लांट को नहीं समझते हैं तब तक आप सीड को नहीं समझ पाएंगे। तो सीड को पढ़ाने से पहले हम प्लांट को समझा देते हैं आप लोगों को कि प्लांट क्या है और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, तभी आपको सीड अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मेरा टारगेट है कि सबसे पहले आपको प्लांट को पूरी तरह से डिस्कस करके आपको समझाने का पूरी तरह से कोशिश करें। तो ले चलते हैं आपको प्लांट की ओर। तो सबसे पहले हम प्लांट को समझ लेते हैं कि ये जो प्लांट है जिसको आप लोग पौधा बोलते हैं या फिर पादप बोलते हैं, सबसे पहले इनको हम समझ लेते हैं कि ये प्लांट होता क्या है। तो आपको बता दें तो इनको परिभाषा के रूप में क्या बोलेंगे कि ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले ऐसे जीव जो फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है उसे प्लांट या पौधा या पादप कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं आप लोगों को। बोले क्या ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है उसे पादप या तो फिर प्लांट कहते हैं। तो सबसे पहले बात यहां पर है कि अब आप बोलेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसे प्लांट कहते हैं। अपवाद में एक जीव है, वो एनिमल है, उसका नाम है यूग्लिना। आपको बता देते हैं ये जो यूग्लिना है, ये यूग्लिना जो है ये एनिमल है। एनिमल होते हुए भी इन्होंने प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि यह सपोसी है। आपको बता दें, बोले क्या कि ये जो यूग्लिना है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और अगर भोजन मिल जाए तो ऐसे भी रहते हैं। तो वही आपको बता दें कि आपको पूछा जाएगा कि परिभाषा में कि प्लांट क्या, पौधा क्या बोलेंगे कि ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है उसे प्लांट या पौधा कहते हैं। अपवाद में है यूग्लिना जो कि एनिमल होते हुए भी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अब आगे आपको बता दें, सबसे पहले यहां पर जो हम बात कर दी आपको प्रकाश संश्लेषण का, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण का। हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो सबसे पहले ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, इनको सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसको समझा देते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसके बाद आगे आपको लेके चलेंगे। तो हम एक चित्र के माध्यम से इनको समझाने का पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। तो ये प्लांट का हम डायग्राम बना रहे हैं। ये लीफ हो गया, ये आपका रूट हो गया, पत्ती, आप लोग इसको सूर्यवावा या सन बोल सकते हैं। यहां से लाइट आ रहा है, पत्ती की ओर जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको पूछा जाएगा, ये जो मिट्टी में रहते हैं, इसमें मिट्टी के अंदर में जल H2 है, तो आपको पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या, फोटोसिंथेसिस क्या है, तो क्या बोलेंगे? ग्रीन प्लांट मतलब हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, बोले हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोले ग्रीन प्लांट सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के द्वारा मिट्टी से जल लेकर
पादप अपना भोजन बनाती है। भोजन मतलब ये अपना भोजन में क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट, जिसका सूक्ष्म रूप क्या है ग्लूकोज। तो पौधा क्या बोले कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा मिट्टी से जल लेकर पादप अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको पूछा जाएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो परिभाषा में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बोले क्या कि हरे पौधे, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा मिट्टी से जल लेकर पादप अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम एक समीकरण के माध्यम से आपको और अच्छी तरह समझा देते हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं परिभाषा को। अब बोले क्या, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा मिट्टी से जल लेकर पादप अपना भोजन बनाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम इनमें आपको बता दें, एक समीकरण के माध्यम से इनको समझा देते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल से इन्होंने ये जो सूर्य का प्रकाश, ये वायुमंडल से क्या क्या लिया, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, जल भी लिया, प्लस 6H2O, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, पत्ती का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण, और ये अपने भोजन में C6H12O6 प्लस 6O2 बनाते हैं, जो कि वायुमंडल में क्या होता है, उड़ जाता है, वायुमंडल में विलीन हो जाता है। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, जल लिए और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अब पौधे का रंग हरा है क्योंकि क्लोरोफिल है उसमें, अब तब वो बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। तो ये बन गया आपका ग्लूकोज। पौधे अपने भोजन में ग्लूकोज बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो कंपटीशन वाले हैं, यहां पर उनका सवाल रहेगा कि पौधा जो प्रकाश संश्लेषण किया, उनके अंतिम उत्पाद का नाम क्या है। तो उनका अंतिम उत्पाद का नाम ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अब जो हम आपको बता रहे हैं वो नीट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर जो पूछा जाता है ये सवाल उनको पूछा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा हायर होता है। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल क्या है इनमें जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि हम आपको बता दें, हम ये नहीं कह रहे कि केवल हम ही जान रहे हैं, आपको बता दें ज्यादातर स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकाश संश्लेषण तो पढ़ लिया, प्रकाश संश्लेषण क्या, हर टीचर उनको पढ़ाते हैं क्या है, लेकिन आज तक आपको बता देते हैं, आपको ये बहुत कम टीचर उनको पढ़ाया होगा कि प्रकाश संश्लेषण का जो खोज है वो किसने किया। तो सबसे पहले सवाल ये है, नीट वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, जो प्रकाश संश्लेषण है, इनका खोज किसने किया, डिस्कवरी इसका किसने किया। तो सवाल आपके रहेगा कि डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको बता दें, आपको एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है जॉन इंजनहाउस। जॉन इंजनहाउस ये एक साइंटिस्ट है। जॉन इंजनहाउस नामक वैज्ञानिक ने फोटोसिंथेसिस का खोज 1770 ईस्वी में किया था। 1770 ईस्वी में किया था। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो खोज किया था वो जॉन इंजनहाउस नामक वैज्ञानिक ने 1770 ईस्वी में इसका खोज किया था। आपको बता देते हैं कि जॉन इंजनहाउस नामक वैज्ञानिक का जो जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1730 को इसका जन्म हुआ। 8 दिसंबर 1730 को इसका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1799 ईस्वी को हो गई। आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि बताइए
कि प्रकाश संश्लेषण का जो खोज हुआ, इसका जो डिस्कवर्ड हुआ, वो किसने किया? तो आपको बता दे, बोले कि प्रकाश संश्लेषण का जो खोज हुआ था वो जन इंजनहाउस नामक वैज्ञानिक ने 1770 में इसका खोज किया उन्होंने। और जो जन इंजनहाउस जो वैज्ञानिक है उनका जन्म 8 दिसंबर 1730 को हुआ और उनकी मृत्यु 7 सितंबर 1799 को हो गई। अब आपको हम बता देते हैं कि इन्होंने प्रकाश संश्लेषण का जो खोज किया वो कैसे किया। इन्होंने अपने एक रिसर्च के दौरान, ये जो साइंटिस्ट थे इसको रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और आपको बता देते हैं कि ये जंतु विज्ञान, इस समय इसको बहुत रोचक लगता था, बहुत पसंद था इनको। तो इन्होंने एक बार क्या किया, प्लांट को जो पौधे जल में रहते हैं उनको इन्होंने बड़े ध्यान से देखा कि जो पौधे जल के अंदर है, दिन के समय में छोटे छोटे बुलबुले निकलते थे जल से। तो उन्होंने गौर किया कि ये आखिर छोटा जो बुलबुले निकल रहे वो है क्या। जब इन्होंने देखा तो वो, जब उनको लैब में पता कि आखिर वो गैस जो निकल रहा है, आखिर जो बुलबुला निकल रहा है वो क्या है, तो पता चला कि वो ऑक्सीजन है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो उनमें जो आपको बता दें कि जो ग्लूकोज बनते हैं और ऑक्सीजन बनते हैं यही। और रात के टाइम में क्या देखा उन्होंने कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो इसी से उन्होंने पता लगाया और इसी तरह से उन्होंने प्रकाश संश्लेषण का खोज किया था। आपको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस है इनका खोज जन इंजनहाउस नामक वैज्ञानिक ने 1770 में किया। इस खोज के बाद जन इंजनहाउस को फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा गया। ये जो जन इंजनहाउस जो वैज्ञानिक है, इन्हें जो है प्रकाश संश्लेषण का जनक, उनका फादर कहा गया। तो आपको ये भी सवाल में आपको पूछा जाएगा कि आपको बताइए हमको कि फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप बोलेंगे जन इंजनहाउस नामक वैज्ञानिक, यानी कि इन्होंने ही जो है, इनको ही जो प्रकाश संश्लेषण का जो है जनक कहा गया। तो हम आपको बता दें, यहां तक में आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम अब आगे चलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है आपको बता दिए, पादप का प्रश्न बता दिए थे आपको, और प्रकाश संश्लेषण भी आपको बता दिए। कुछ बच्चे जो इनको नोट भी कर सकते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। प्लांट को जो है सबसे पहले हमारे वनस्पति विज्ञान के जो फादर है थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है, जो फादर है थियोफ्रेस्टस ने प्लांट को उनके स्वभाव एवं आकार के आधार पर इनको 3 भाग में बांटा। सबसे पहले हर्ब्स और नंबर दूसरा सर्ब और नंबर तीसरा ट्री। इसको आप शाख बोल सकते हैं, इसको आप झाड़ी बोल सकते हैं, और आप इनको वृक्ष बोल सकते हैं या पेड़ बोल सकते हैं। ये 3 चीज, शाख, सबसे पहले हर्ब्स ट्रीज, सबसे पहले हर्ब्स ट्री। अब सबसे पहले ये शाख क्या होता है, मतलब क्या, ऐसे पौधे जिससे लकड़ी प्राप्त ना हो, ऐसे पौधे जिससे लकड़ी प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे छोटे चना का पौधा, मटर का पौधा है ना, खेसारी का पौधा, अगर छोटा छोटा जो पौधे हैं वो जिससे लकड़ी प्राप्त नहीं होती है, तो वो क्या हो गया, मिर्ची का पौधा, ये सब हर्ब हो गए। आप लोग अब ऐसा नहीं समझना है कि साग मतलब हो गया साग ऐसे भत्ते हो, केवल वही नहीं होगा, वहां वो भी साग में ही आता है, हर्ब में ही आता है, लेकिन उनको खाया जाता है। तो वही आपको बोले कि हर्ब मतलब क्या होगा, जिससे लकड़ी प्राप्त नहीं होती है। लकड़ी यानी कि जिसे हम लोग ब्रांड टेक्स बनाते हैं, उस तरह का लकड़ी प्राप्त नहीं होती है उनमें, हर्ब्स में। सर्फ मतलब झाड़ी हो गया। झाड़ी के अंतर्गत क्या होता है, झाड़ी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो इनके अंतर्गत में आएगा बैर, नींबू, ये सब जो है सब झाड़ी के अंतर्गत। ऐसे पौधे किसमें आएंगे, झाड़ी के अंतर्गत, इसको सर्व बोलते हैं। ट्री जिसमें से लकड़ी, जिससे हम लोग ब्रांड जिससे बनाए, जैसे बबूल का हो गया, चौड़ा का हो गया, ये जो बरगद का हो गया, ये सब के सब जो है वो ट्री में आता है, वृक्ष में आते हैं।
ये थियोफ्रेस्टस ने ये बताया था। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। प्लांट को उनके वर्गीकरण में जो बांटा, उनको एक अच्छी तरह से व्यवस्थित क्रम में उनको जो बांटा और अच्छी तरह से उनको लगाया जो क्रम में, वो था एकलर। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है एकलर। एकलर नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी को प्लांट को समझने के लिए इसे दो भाग में बांटा। आपको बता दें कि एकलर जो है, इन्होंने प्लांट को समझने के लिए प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया था वो एकलर नहीं किया था, वो 1883 में। तो पौधा का जो वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन जो उनका किया, वो एकलर ने 1883 में किया था। तो उन्होंने प्लांट को समझने के लिए इसे मुख्य रूप से दो भाग में बांटा, मुख्य रूप से दो भाग में। तो सबसे पहला था क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स आप इनको कह सकते हैं अविकसित पौधा, अविकसित पौधा। और दूसरा था फेंड्रोगैम्स, इसको आप बोल सकते हैं विकसित पौधा। ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता दें, बोले क्या कि प्लांट को जो है क्लासिफिकेशन में जो इनको बांटा, वर्गीकरण जो इनको किया, वो एकलर नामक वैज्ञानिक ने 1883 में किया। तो सबसे पहले इन्होंने प्लांट को समझने के लिए इसे दो भाग में बांटा। सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अविकसित पौधा, और दूसरा क्या होता है, फेंड्रोगैम्स, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में विकसित पौधा। आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। बोले प्लांट को समझने के लिए इसे मुख्य रूप से दो भाग में बांटा। सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स, जिसको अविकसित पौधा कहते हैं, और दूसरा क्या, फेंड्रोगैम्स, जिसे अविकसित पौधा कहते हैं। तो आपको हम बता दें सबसे पहले कि ये अविकसित पौधा क्या और ये विकसित पौधा क्या है। सबसे पहले हम अविकसित पौधा को क्लियर कर लेते हैं, तब उसके बाद जो है ये विकसित पौधा फेंड्रोगैम्स को पढ़ा जाएंगे। तो सबसे पहले हम बता दें क्रिप्टोगैम्स, अविकसित पौधा क्या बोलेंगे। बोले क्या, ऐसी पौधा जिसमें पुष्प नहीं पाई जाती है। क्या बोले, वो फिर से रिपीट कर दिएगा। बोले ऐसी पौधा जिसमें पुष्प नहीं पाई जाती है उसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। वो फिर से हम रिपीट कर देते हैं। बोले ऐसी पौधा जिसमें पुष्प नहीं पाई जाती है उसे क्रिप्टोगैम्स या अविकसित पौधा कहते हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में होगा सवाल जो आ रहा होगा कि बांस में जो है पुष्प हम लोग नहीं देखे हैं, इसका मतलब उसका मतलब ये हो गया कि बांस जो है क्रिप्टोगैम्स हो गया? जी नहीं, आपको हम बता देते हैं कि बांस में भी पुष्प होता है। आप यदि नहीं देखे हैं तो आप गूगल में जाइए और वहां पर सर्च कीजिए बैम्बू फ्लावर्स, तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो बांस होते हैं वो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प देती है। अपने पूरे जीवन काल में जो है वो बांस जो है अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प देते हैं। इसीलिए उन्हें मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट आपको हम बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बच्चे सबको पढ़ा चुके हैं मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है। इसीलिए हम आपको बोले क्योंकि वो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प देते हैं, तो आपको बताता है। अब आगे चलते हैं, वही हम आपको बोले कि क्रिप्टोगैम्स क्या था, आपको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बोले ऐसी पौधा जिसमें पुष्प नहीं होते हैं, जिसमें पुष्प नहीं पाई जाती है उसे क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। अब इसके उदाहरण में क्या क्या आते हैं उनको हम पहले ले लेते हैं, क्रिप्टोगैम्स को क्लियर कर लेंगे। तो इनके अंतर्गत आपको साफ आपको समझ में आएगा, साफ जो है आपको हम बता देते हैं। मशरूम का नाम सुने होंगे, मशरूम बंगाली में लोग बोलते हैं छाती, नॉट चेस्ट, छाती उसको बोलते हैं, छाता हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं मशरूम। इसी का बॉटनिकल नेम है एगेरिकस। आपको बता दें मशरूम हो गया। इसके अलावा आपको बता देते हैं ईस्ट, ये सब अविकसित, क्योंकि इसमें पुष्प नहीं होते हैं और भी पार्ट से नहीं होते हैं, खासकर उनमें पुष्प नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो उसको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। अब क्रिप्टोगैम्स जो है, ये जो क्रिप्टोगैम्स है उनको समझने के लिए क्रिप्टोगैम्स को तीन भाग में बांटा। क्रिप्टोगैम्स जो अविकसित पौधे हैं इनको समझने के लिए इसे तीन भाग में बांटा। तो सबसे पहला जो है एक नंबर वो है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा
सबसे पहले एक नंबर थाइलोफाइटा। तो सबसे पहले आपको बता देता है कि थाइलोफाइटा इसके अंतर्गत आते कौन कौन है। सबसे पहले इनके अंतर्गत अलगी आते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में शैवाल। दूसरा फंजाई, जिसको आप लोग कवक, फंजाई, फफूंदी ये सब बोलते हैं। और तीसरा बैक्टीरिया, जिसको आप लोग हिंदी में जीवाणु, जीवाणु कहते हैं। इसके अंतर्गत ये तीन आते हैं, अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया। अब इनमें जो कुछ बच्चे जो होंगे उनको सबसे पहले जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये मेडिकल के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये अलगी, हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये फर्स्ट ईयर में जो है आपको बिल्कुल पूरी क्लियर से इनको पढ़ना है। हम आपको इसलिए थोड़ा सा अंदर चले गए क्योंकि आपको बता आगे आपको जाना जरूरी है, लेकिन ये सबका जरूरी नहीं, लेकिन हम सोचे यहाँ तक आ ही गए हैं, थोड़ा इनको भी लेते हुए चले जाते हैं ताकि आपका भी थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले जो अलगी है, शैवाल है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा था एग्जाम में कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला सवाल कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, ये जो शैवाल जो आप लोग देख रहे हैं, ये शैवाल यहां वहां जहां तहां फेंका हुआ जगह पर हो जाता है, इसलिए इनको जो है आपको बता, जहां मन तहां फेंका हुआ जगह कहीं पर हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी हम आपको ये नहीं बोले बुक में लिखा हुआ है, आपको मैं दिमाग में याद रखने के लिए आपको दिए कि आपको पूछा जाएगा कि फाइकोलॉजी क्या है, तो बोलेंगे कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। आप तो देखे होंगे जहां तहां दीवार पे जो है जो हरा रंगा दिखेगा उस पे लगा हुआ पूरा मिल जाएगा, समझे ना, वो सब के सब सवाल है। आपको बता दें तो वो जो सवाल जो अलगी रहती है फेंका वो कहीं भी हो जाता है, वही आपको बोले कि आपको पूछा जाएगा कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, बोलेंगे फाइकोलॉजी। आपको बता दें कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दें आपको, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला है कवक। कवक जो है ये कहां पर होते हैं, मरे हुए सड़े हुए चीजों पर, जहां मरा हुआ है सड़ा हुआ चीज है वहां पर ये उत्पन्न होते हैं कवक, इसीलिए इसको जब मरा सड़ा हुआ चीजों पर होते हैं इसलिए माइकोलॉजी। तो आपको पूछा जाएगा कि फंजा कवक क्या है, क्या बोलेंगे कि आपको पूछा जाएगा कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, ये जो है माइकोलॉजी, ये जो अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये छोटा छोटा देखने में लगता है, छोटा है नहीं, इनके बारे में बहुत पढ़ना है आपको, हम आपको बहुत शॉर्ट में ले जा रहे हैं। तो आपको बता दो, बोले कि जो अलगी है तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोले फाइकोलॉजी, फंजाई कवक के अध्ययन को क्या बोलेंगे माइकोलॉजी, क्योंकि मरा हुआ सड़ा हुआ चीज पे होता है माइकोलॉजी। ये बैक्टीरिया जो जीवाणु है ये क्या है, तो सीधे बोले कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। आपको पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु का अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, या तो जीवाणु जीवाणु अध्ययन यानी कि जीवाणु विज्ञान को क्या बोलेंगे, ये तो उसी को बोले कि वो आपको पूछा जाएगा कि जीवाणु विज्ञान तो क्या बोले बैक्टीरिया के अध्ययन को, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोफाज कहते हैं, या तो फिर जीवाणु विज्ञान कहते हैं। यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम आगे आपको बता थाइलोफाइटा जो है इसमें, तो थाइलोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनका शरीर नहीं तो तना में, न ही पत्ती में, न ही जड़ में विभक्त नहीं होते हैं। आप पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इसका पत्ती है, तना है, जड़ है, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है। इनका जो शरीर जो है उनको थाइलस कहते हैं, थाइलस, हिंदी में सूखा है, हिंदी में सूखा है, और उनके शरीर को क्या कहते हैं थाइलस। आपको बता दें कि ये जो थाइलोफाइटा, इसमें थाइलस, क्योंकि थाइलोफाइटा थाइलस, इनका शरीर को थाइलस कहता है, सूखा कहता है, हिंदी में सूखा, अंग्रेजी में थाइलस। तो बोले क्या कि जो थाइलोफाइटा इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनके पौधे जो होते हैं वो पौधे का जो शरीर है वो जड़, तना, पत्ती जो है में विभक्त नहीं होते हैं। अगला आपको बोले कि जो थाइलोफाइटा है
ये पादप जो जगत है, पादप किंगडम, जो प्लांट किंगडम जो है, उनका ये सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा संघ है। आपको हम बता दें, आपको पूछा जाएगा कि थाइलोफाइटा जो है, ये ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, मेडिकल वाले और कमर्शियल दोनों के लिए बोल रहे हैं आपको। हम बोले कि जो थाइलोफाइटा जो होते हैं, ये जो है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, ये संघ है, सबसे बड़ा ये संघ है। आगे बता दें आपको कि थाइलोफाइटा जो है, इसमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं, जैसे आप जाइलम फ्लोएम बोलते हैं, वो इनमें संवहन ऊतक इसमें नहीं होते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं आपको, बोले थाइलोफाइटा जो इनका शरीर जो बना होता है वो थाइलस का, उसको थाइलस कहते हैं, हिंदी में सुकाय कहते हैं। बोले कि जो थाइलोफाइटा है, ये थाइलोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं, उसका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होते हैं। ये आप पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना, कौन सा पत्ती है, क्योंकि वो होता ही नहीं, बटा हुआ रहता ही नहीं है। और आपको बता दें कि थाइलोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाई जाती है, मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। अब ये थाइलोफाइटा हम हटा देते हैं। अब अगला चलते हैं। अगला है दूसरा नंबर ब्रायोफाइटा। चलिए, तो अगला हम आपको क्या बताते हैं, ब्रायोफाइटा, इसके अंतर्गत में आता है मॉस, मार्केंसिया, रिक्सिया, ये सब पौधे इसके अंतर्गत है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत में। अब हम आपको बता देते हैं मार्केंसिया। अब आपको बता देते हैं कि ये जो ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा जो है, सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो तना और पत्ती में विभक्त होते हैं। ये ब्रायोफाइटा है, इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो तना और पत्ती में विभक्त है। नजर आएंगे कि ये तना है, ये पत्ती है, जड़ का पता नहीं चलेगा, ये तना या पत्ती आपको विभक्त आएगा। लेकिन आपको बता दें कि ब्रायोफाइटा में भी संवहन ऊतक नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में भी संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाई जाता। सबसे बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंपटीशन में, मेडिकल में इसको पूछा जाता है, हम आपको बता दें कि ये जो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ये जो ब्रायोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा जो है, ये इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं, एम्फीबिया। इसको पादप जगत का जो है एम्फीबिया कहा जाता है, एम्फीबिया, जिसको आप उभयचर कहते हैं, उभयचर, ये इसी को बोलते हैं एम्फीबिया। ये उभयचर और एम्फीबिया का क्या होता है आपको बता देते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में ऐसा है कि जब एनिमल के बारे में आपको बता दें, जैसे आपको बता दें मेढक को, ये जो मेढक है ये एम्फीबिया है, क्योंकि वो जल में भी रहते हैं और स्थल, मतलब कि जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकते हैं। वही आपको हम बताएं कि जिस तरह से एनिमल में जो है वो मेढक हो गया, ये एम्फीबिया है, ठीक उसी प्रकार जो है ये पादप जगत का उभयचर है। ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं ना, ये ब्रायोफाइटा के जो अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो क्या है, उभयचर एम्फीबिया है, उभयचर है, पादप जगत का ये एम्फीबिया है। उभयचर, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर या एम्फीबिया कहते हैं, क्योंकि ये स्थल में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बता देते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में भी जो है संवहन ऊतक नहीं पाते हैं, ब्रायोफाइटा में भी जो है संवहन ऊतक नहीं पाता। अब आपको एक बार बता देते हैं आपको कि ब्रायोफाइटा जो है ये रिप्रोडक्शन करने के लिए, जनन करने के लिए जल में आते हैं। तो यानी कि इसमें जो है जनन करने में इनमें जल की आवश्यकता होती है ब्रायोफाइटा को। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा है टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा क्या है, अब सबसे पहले आपको बता देता है। सबसे पहले ये टेरिडोफाइटा जो है, इसके अंतर्गत में आएगा फर्न। हम इसके बारे में अभी आपको जानकारी दे देते हैं, आगे हम टेरिडोफाइटा का वर्णन करेंगे। इसके अंतर्गत में फर्न आएगा, हॉर्सटेल आएगा, हॉर्सटेल, ये सब पौधे आते हैं, फर्न, हॉर्सटेल। तो सबसे पहले जो है हम आपको बता देते हैं फर्न के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन वाले के लिए भी, मेडिकल के लिए वाले के लिए।
फर्न जो है यही एक ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा जो क्रोमोजोम पाई जाती है वो फर्न में मिलते हैं। 1266 क्रोमोजोम, 1266 क्रोमोजोम पाए जाते हैं फर्न में। और फर्न का पौधा आप लोग यदि नहीं दिखे तो आपको हम बता देते हैं कि फर्न का पौधा जो पुराना कुआं जो होगा, पुराना कुआं या पुराना दीवार, उसमें आपको जो है इस तरह के पौधे निकले हुए नजर आएंगे। इस तरह करके इनमें बहुत सारे पत्ती जो है नीम के पत्ती की तरह इस तरह दिखाई देगा आपको। ये नीम की पत्ती की तरह निकला हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं नेट में। आपका जो है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा इसके अंतर्गत में फर्न, हॉर्सटेल, ये सारे पौधे आते हैं। अब ये मैं बता दें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो कंपटीशन में नीट के लिए कि फर्न में जो है 1266 क्रोमोजोम होते हैं जो कि सबसे ज्यादा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा क्रोमोजोम किस पौधे में पाई जाती है, उसका नाम है फर्न। इनमें 1266 क्रोमोजोम पाता है। आपको बता दें कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं इसका जो शरीर होता है, इनके जो पौधे जो होते हैं वो जड़, तना, पत्ती में विभक्त होते हैं। मतलब बटी साफ सपना जा रहेगा कि पत्ती है, ये तना, ये जड़ है। आपको बता दें कि टेरिडोफाइटा जो है इसमें संवहन ऊतक पाई जाती है, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है इसमें पाई जाती है। वापस रिपीट करते हैं आपको, हम बोले कि टेरिडोफाइटा जो है ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आएंगे उनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त होंगे। टेरिडोफाइटा जो है इनमें जो पौधे आएंगे उसमें संवहन ऊतक पाई जाती है। अब उसमें बता दें आपको इसके अंदर फर्न, हॉर्सटेल आता है। फर्न जो है फर्न में 1266 जो है क्रोमोजोम की सबसे ज्यादा क्रोमोजोम पाई जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्रोमोजोम किस पौधे में पाया है, तो बोलेंगे फर्न, जिसमें 1266 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पर एक और चीज आपको बताना चाहते हैं जिसका नाम है ट्रेकियोफाइटा। अभी तक आपको बता दें टेरिडोफाइटा भी आपको बता दिए, उसका तीनों पार्ट था, लेकिन ट्रेकियोफाइटा वो अलग है इन सबसे। तो हम आपको बता दें ट्रेकियोफाइटा जो है ट्रेकियोफाइटा, ये जो ट्रेकियोफाइटा है ये जो ट्रेकियोफाइटा है ये है क्या, तो आपको बता देते हैं कि ऐसी पौधा जिसमें संवहन ऊतक पाई जाती है उसे ट्रेकियोफाइटा कहते हैं। मतलब इसके अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिसमें संवहन ऊतक होते हैं, जैसे टेरिडोफाइटा उसमें भी संवहन ऊतक होते हैं, तो इनके अंतर्गत में आ जाएंगे। जैसे आपको बताते हैं कि जैसे अभी विकसित पौधा पढ़ाना बाकी है, तो जितना भी विकसित पौधे आपको बता दें फेंड्रोगैम्स है। फेंड्रोगैम्स जो है वो फेंड्रोगैम्स के अंदर जितने भी पौधे आएंगे सब में संवहन ऊतक है। और सारा संवहन ऊतक वो आपको बता दिए कि जिसमें संवहन ऊतक आते हैं वो सब ट्रेकियोफाइटा कहलाते हैं। असल में संवहन ऊतक आते हैं किसमें, तो वही आपको बता दें कि ट्रेकियोफाइटा क्या बोलेंगे, ऐसी पौधा का समूह, यानी कि ऐसी पौधा जिसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। और ऐसे पौधे के समूह को जिस ग्रुप में जिसमें रखा जाता है उसी को कहते हैं ट्रेकियोफाइटा। तो ट्रेकियोफाइटा के अंदर के जितने भी पौधे आएंगे उसमें संवहन ऊतक पाई जाती है। ये आपको हम ये बता दिए, ये ट्रेकियोफाइटा। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। यदि दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।